नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य और फ्रेम में जो दिख रहे हैं मेरे साथ में उनका नाम है टी.एस. सिंहदेव। वैसे छत्तीसगढ़ की सियासत में टी.एस. सिंहदेव का परिचय बताने की ज़रूरत बहुत विशेष नहीं है। हालिया दिनों से जो सियासत की सरगर्मियां चल रही हैं और ख़ुद सरगुजा को लेकर जो बातें हो रही हैं, वक्त चुराने की कोशिश थी। और जबकि बैडमिंटन खेलने सिंहदेव जा रहे थे, मैंने आग्रह किया और उन्होंने कहा कि ठीक है, चलते चलते बात करते हैं। सिंहदेव साहब, आपके इलेक्शन जो कमिंग इलेक्शंस हैं उनको लेकर बातें हो रही हैं, कई कयास हैं, तो ये भी अफवाहें हैं या इसमें कुछ दम दिलासा है कि आप थोड़े से खिन्न हैं? इलेक्शन तो अभी बहुत दूर है, काफ़ी समय है इलेक्शंस में, और उस समय क्या परिस्थिति रहती है उस समय उस हिसाब से फिर निर्णय होते हैं। फिलहाल मैं जब से कांग्रेस में हूँ और जब तक कांग्रेस में हूँ, हाईकमांड का निर्देश मेरे लिए सर्वोपरि है और सर्वोपरि रहा है और सर्वोपरि रहेगा, और मुझे विश्वास है कि इंसाफ होगा। क्या मतलब एक कथन होता है कि देर से मिला न्याय भी न्याय नहीं होता, न्याय के बराबर होता। देर नहीं हो रही आपको? कुछ चीज़ों में देर जरूर हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा, मैं अपने आप को आत्मानुशासित एक व्यक्ति भी मानता हूँ, पार्टी का सदस्य भी मानता हूँ अनुशासित, और जब मैंने माना है हाईकमांड को अपना हाईकमांड, तो उनका फैसला अंतिम। ये बातें आती हैं कि हालांकि आपने इसके पहले भी कहा है कि बीजेपी का सवाल ही नहीं उठता किसी सूरत में, लेकिन क्या ऐसा है कि आने वाले समय में कोई ऐसी स्थिति बन जाए, हालांकि आपने कहा कि दूर है चुनाव का समय, लेकिन कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि आप दूरी रख लें, ऐसा संभव है क्या? वो तो समय के ऊपर परिस्थितियां बनती है, क्या होगा भविष्य में मैं नहीं कह सकता। जो पहले भी मैंने कहा, मेरी अंतरात्मा, मेरा जमीर, मेरा मन, मेरी सोच ये बीजेपी से मेल नहीं खाती। उनकी विचारधारा से व्यक्तिगत मेरी द्वेष भावना नहीं है, लेकिन विचार मेरे मेल नहीं खाते, तो वहाँ मैं नहीं रह सकता। वहाँ मेरा रहना संभव नहीं। घर परिवार है, इनके अपने चॉइस रहते हैं, वो क्या करेंगे उनके ऊपर है। मैं जब तक सक्रिय राजनीति में रहूँगा, मैं कांग्रेस में ही रहूँगा। आपके परिवार को लेकर ये माना जाता है कि आपकी विरासत जो है राजनीतिक और बाकी पारिवारिक विरासत, वो आदित्येश्वर ही संभाल रहे हैं, देख रहे हैं। क्या आपका इशारा उधर की ओर है कि वो क्या करते हैं, हम ये कैसे बताएं? परिवार पूरा, ब्रदर हैं, आदि के मदर हैं, आदि के वाइफ हैं, उनकी बहन हैं, घर के हमारे और लोग हैं। ये हम अपने आप को एक परिवार मानते हैं, और निर्णय जो करते हैं और करेंगे साथ ही करेंगे। मेरे परिवार ने मेरे को कहा कि नहीं, विशेष परिस्थितियां बन रही हैं, कुछ हुई बातें हो रही हैं कि नहीं, मार्केट में भी चर्चाएं हैं कि कुछ बातें हुई थी, नहीं हो रही हैं। उन लोगों ने भी कहा कि नहीं, अभी आप पार्टी में रहिए। तो मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाती है कि घर के लोग जब कुछ कहते हैं तो मेरे लिए वो बहुत बात वज़नी हो जाती है। तो मेरी खुद की क्या मंशा है, मैं क्या करता अगर मैं एकदम स्वतंत्र होता, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। तो इतना महत्व मेरे लिए परिवार का है, और फिलहाल मैं कांग्रेस परिवार में हूँ। आपके जो समर्थक हैं या आपका जो प्रभाव क्षेत्र रहा है, वैसे पूरा छत्तीसगढ़, लेकिन खासकर अविभाजित सरगुजा और रायगढ़ का एक पूरा उत्तर छत्तीसगढ़ का एक बड़ा बेल्ट, जिसमें करीब 27 सीटें हैं, वहाँ के कार्यकर्ताओं से, आपके अपने कार्यकर्ताओं से क्या आपकी इस मसले को लेकर चर्चा हुई है? क्या प्रश्न उनके परेशान कर रहे हैं? अभी तो कोई ऐसी बात नहीं है। लोगों में उम्मीदें रहती हैं, लोगों में विश्वास रहता है। लोगों ने चुनाव में भाग लिया तो कई बातों को सोच के, हर चुनाव की परिस्थितियां अलग रहती हैं, हर चुनाव में अलग परिस्थितियों में आदमी भाग लेता है। तो पिछले चुनाव में भी परिस्थितियां रही होंगी, उन परिस्थितियों के अनुरूप साथियों ने, मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, हिस्सेदारी की, और शेष मतदाताओं के ही विश्वास के कारण उन्होंने हम लोग को अपनाया। एक कांग्रेस की टीम थी, कांग्रेस की टीम को अपनाया, और 5 साल का हम लोग को काम करने का मौका दिया। तो वर्तमान परिस्थिति ये है, अगले चुनाव की परिस्थिति अलग रहती है। कई वादे, चुनावी घोषणा पत्र आपके अध्यक्षता में बना था, और अब चुनाव का समय सामने है,
कई वादे पूरे नहीं हैं और इसको मुद्दा बीजेपी बना रही है, इसको कितना महत्वपूर्ण और कितना गंभीर मानते हैं आप? बीजेपी को तो नैतिक अधिकार नहीं है। हर घर में जर्सी गाय वाले जो लोग हैं साथी, उनको नैतिक अधिकार नहीं रहता। उनने घोषणाएं, बहुत सारी घोषणाएं की थी। यहाँ तक कि मुझे याद है कि एक असेंबली में मैंने क्वेश्चन किया था कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं कितनी पूरी की गई हैं, और लिखित में जवाब आया था शून्य। मैं भी उस जवाब को हजम नहीं कर पाया, आज भी नहीं हजम कर पाता हूँ कि कैसे हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणाएं पूरी नहीं हुई। कांकेर के मंदिर को जाने वाला एक रास्ता था, मुझे याद है, उसको लेके भी हम लोगों ने पूछा था, उस समय तक पूरी नहीं हुई थी। तो उनको नैतिक अधिकार नहीं रहता। शेष हम लोगों ने, ये प्रश्न बीजेपी और कांग्रेस का नहीं है, प्रश्न मतदाताओं को, छत्तीसगढ़ के आम नागरिकों को, छत्तीसगढ़ के बुजुर्गों को, छत्तीसगढ़ की महिलाओं को, छत्तीसगढ़ के युवाओं को, छत्तीसगढ़ के शासकीय कर्मियों को, कर्मचारियों को, दैनिक वेतन में काम करने वाले लोगों को, जल की नीति के संबंध में, पेंशन के संदर्भ में हम लोगों ने जिन बातों को कहा था, ये उनके विश्वास में खरा उतरने की बात है। बीजेपी कांग्रेस में इसमें बिल्कुल जगह नहीं मानता। जगह है हमारे और मतदाताओं के बीच की, कि हमने जो आमजनों को कहा था, तभी हम पेंशन 300 से नहीं बढ़ा पाए। ये बढ़ना चाहिए, बढ़ाने की आवश्यकता है, समय है। देखें आगे कैसा होता है, मुझे विश्वास है होगा। शासकीय कर्मियों की बात थी, रसोइयों से लेके, मितानिनों से लेके, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से लेके, सफाई कर्मियों से लेके, दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से लेके, उनके नियमितीकरण की बात है। ये हमने उनसे कही थी। करीब 36 संगठन से थे जिनके कुछ न कुछ बातें थीं, उनको पूरा करना, क्योंकि हमने उन बातों को कहा था और उनका भरपूर साथ मिला था। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। कुछ काम हो रहा है, नियमितीकरण होगा नहीं होगा ये भविष्य में है, लेकिन जानकारियां कम से कम लेना चालू हो गया है। तो समय समय पर मैं इन बातों को रखता हूँ, उठाता भी हूँ, और मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर ये सब पूरा हो। मैं इसको थोड़ा और घुमा के बल्कि सीधे पूछ लेता हूँ, मतदाताओं के बीच जो वादे हुए थे वो ये पूरे नहीं हो रहे हैं, जिनको आप खुद गिना रहे हैं, जो कि अभी हम लोग जिस धरना स्थल से गुजरे हैं वहाँ पर यही मुद्दों को लेकर धरना चल रहा है। मतदाता सवाल नहीं करेगा, क्वेरी नहीं करेगा, दिक्कत नहीं होगी। इसीलिए मैंने कहा कि कांग्रेस बीजेपी का सवाल नहीं है जी। ये हमने जिनने मिलके घोषणा पत्र बनाया था और मतदाता जिन्होंने हम पे विश्वास किया था, हमारा साथ दिया था, उनके बीच की बात है। तो स्वाभाविक है कि वो पूछेंगे। बहुत कुछ है जो हुआ भी, बहुत कुछ है जो अभी होना बाकी है। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। घोषणा पत्र उठा के एक कोने में कहीं धूल खाने के लिए रख दिया, ऐसा नहीं है। घोषणा पत्र का मुझे लगता है कि ये प्रभाव है कि पहली कैबिनेट मीटिंग से लेके आज तक हर विभाग के पास ये डायरेक्शन है कि घोषणा पत्र के इम्प्लीमेंटेशन के लिए आप लोग पहल करिए। तो मुझे संतोष है उस बात का कि जिस घोषणा पत्र को बनाने में मैंने भी एक भूमिका निभाई थी, उसको गंभीरता से आज भी लिया जा रहा है और लेना चाहिए, उसको लेना भी चाहिए। क्योंकि मुझे याद है हम लोग जाते थे, प्रेस क्लब इत्यादि जाते थे, तो उस समय भी ये बात आती थी, घोषणा पत्र आप उसके लिए आए हैं, ये तो लिखते हैं लोग, बोलते हैं और फिर कुछ तो नहीं होता है। और मैंने यही हर जगह कहा था कि नहीं, विश्वास रखिए, हम लोग एक ऐसी मंशा से आपके बीच में आए हैं कि मौका लगा तो इसको पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और हुआ भी, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। धान आज 2500 से ज़्यादा में खरीदी हो रही है, गन्ना 355 रुपये में खरीदी हो रहा है, मक्के का न्यूनतम समर्थन मूल्य है, चना भी उस श्रेणी में नहीं आया है, लेकिन उस पर भी चर्चा हो रही है। तेंदुपत्ता 2500 की जगह 4000 रुपये मानिक बोरा में खरीदा जा रहा है। ऋण मुक्ति भी हुई, शहरी क्षेत्र के भूखंड भी 5 डिसमिल से नीचे वालों पे रोक लगी थी, वो भी हटाया गया। पीडीएस यूनिवर्सल किया गया। यूनिवर्सल हेल्थ केयर की दिशा हम अभी पहुंच नहीं पाए हैं। राजस्थान शायद एक कदम हमसे आगे कूद गया, उनने एक्ट बनाने के लिए पहल कर दी है, लेकिन इलाज बढ़ाने के लिए 58 लाख से ज़्यादा परिवारों को 5 लाख की सीमा में ले आए, जो पहले 38 लाख परिवार थे। शेष को 85,000 मिल रहा है। फिर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के माध्यम से 20 लाख तक का APL BPL सबके लिए, हर नागरिक के लिए खुला एक विकल्प है कुछ बीमारियों के लिए। ये राशि भी उपलब्ध है और मिल रही है लोगों को, उसका राहत मिल रहा है।
मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, शिक्षा कर्मियों के नियमितीकरण की बात थी, उनको नियमित कर लिया गया। तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, लेकिन और है, बहुत कुछ है जो करना बाकी है। समय है, कुछ समय अभी भी है। तो इसमें कुछ ज़्यादा संवेदनशील जो मुद्दे हैं, मुझे लगता है खास करके पेंशन जैसी बात जी। आज भी 350 रुपये मिल रहे हैं। हम खुद पहल करते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई, तो महंगाई का मार सबसे ज़्यादा किस पे? टीएस सिंहदेव के ऊपर या 350 रुपये पेंशन पाने वाले के ऊपर? तो राहत देनी है तो किसको? प्राथमिकता हमारी क्या होनी चाहिए? जो समाज की सीढ़ी में सबसे निचले पायदान पे है। सबसे निचले पायदान पे कौन है? 350 रुपये पेंशन पाने वाले। तो अब ये प्राथमिकता में आ जाना चाहिए और पेंशन के लिए सरकार को बढ़ाने की मंजूरी देने का समय आ गया है, कर देना चाहिए इसको। अडानी के विषय में अभी हालिया दिनों आपने एक बयान दिया है कि माइंस को लेके कोई निर्णय राज्य सरकार ने किया है। हसदेव जो आपका विधानसभा क्षेत्र का इलाका है, वहाँ पे आंदोलन इस बात को लेकर है कि परसा में नई माइनिंग ना हो पाए, जो एक्सटेंशन है उसको लेकर भी विरोध है। क्या है अब नया अपडेट क्या उसमें? एक स्थिति थी जो चल रही थी, एक माइन थी परसा केते बासेन के नाम से जो चल रहा था, जिसमें काम चल रहा था। उसमें घाट बर्रा इत्यादि के भी नागरिकों को मुआवजा भी मिल गया था। कई लोगों को 91 राजस्व भूमि में स्थापित नागरिक थे, उसमें से 30 लोगों ने मुआवजा भी उठा लिया था। और एक माहौल था कि ज़्यादातर लोग माइंस चालू करने के लिए सहमति दे चुके थे। तो 2011 में ही परमिशन मिल गई थी। वो माइन भी चले कि ना चले, जब ऐसी परिस्थिति बनी कि अचानक 2 नए माइंस का फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात सामने आई, तो मामला एकदम उबाल पे आ गया कि ये तो और जंगलों की कटाई हो जाएगी और ये हो जाएगा। तो पर्यावरण और हसदेव क्षेत्र के पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रखने के लिए जो लोग पहल कर रहे थे वो और एक्टिव हो गए। ये वहाँ के भी कुछ नागरिक थे, उनकी बातें अलग थी शुरू में। और जब ये पहल करता NGOs हैं या और समाज सेवी संस्थाएं हैं, नागरिक हैं, इन लोग देश के विदेश के जब एक जुट गए, एक मुहिम सा बन गया। तो ये 2 फॉरेस्ट क्लियरेंस की बात जब सामने आई तो ये माहौल, इसमें संतुलन बिगड़ा सा। और आंदोलन के 94वें दिन में वहाँ गया, जब वहाँ से खबर आई। वरना ऐसी स्थिति में मैं जाता नहीं। इसलिए नहीं जाता कि मैंने 10 साल से, अब 30-40 साल हो गए सरगुजा में जनप्रतिनिधि के रूप में, एक नागरिक के रूप में पहल करते करते। आपको भी मालूम है, दुग्गा की माइंस की बात थी, अमेरा की माइंस की बात आई, कटकोना बगल का गांव है, आप जानते हैं, आप सरगुजा से वाकिफ़ हैं आप भली भांति। परसोड़ी की बात आई, मुड़गांव की बात आई। ये परसा जो माइंस शुरू में चालू हुए, वहाँ केते बासेन, वहाँ की बात आई। तो हर जगह मैंने एक ही बात हमेशा कही कि लोग जो चाहते हैं मैं वहाँ रहूँगा, बशर्ते लोग एक राय के हों। एक राय मीन्स 100 में 100 नहीं, बस 100 में 95, 100 में 90, ये एक राय माना जा सकता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में। तो वहाँ अगर ऐसी बात है और लोग चाहें कि भाई आप हम आके हमारा साथ दीजिए, हमारी बात सुनिए, तो मैंने यही किया है पिछले 40 साल से ऊपर सरगुजा में। और यहाँ भी वही बात थी, जब माइंस खुल रही थी तो मैंने उनको कई मौक़ों पे बताया। अब तो 15-20 साल हो गए। SECL की माइंस थी या मेरा कटकोना परसोड़ी में, वहाँ मैंने उनको समझाया। जब अमेरा वालों ने मुझे शुरू में बुलाया था, गौटिया साहब आए थे, पटेल साहब आए थे, सरपंच आए थे गांव के और वरिष्ठ नागरिक आए थे, मुझे बुलाया था। मैं गांव में गया था, मैंने उनको बताया कि देखिए आज का जो कानून है वो ये कहता है कि सरकार चाहेगी तो आपकी ज़मीन अधिग्रहित कर लेगी, मैं और आप उनको रोक नहीं पाएंगे। ज़बरदस्ती करेंगे तो हम लोग साथ खड़े रहेंगे, मैं आगे रहूँगा। कोई ज़बरदस्ती करेगा, आपको कोई कानून व्यवस्था तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लाठी डंडा उठाने की आवश्यकता नहीं है, आप खड़े भर रहिए, उठा के ले जाएंगे, हम लोग सबको उठा के ले जाएंगे, पर हम रोक नहीं पाएंगे। कानून ऐसा है। पर मैं सुन रहा हूँ कि कानून को बदलने की प्रक्रिया चल रही है, व्यवस्था चल रही है, चिंतन चल रहा है और मुआवजा बढ़ाने का चिंतन चल रहा है।
उस समय 50,000, 75,000, 1 लाख मुआवजा मिलता था, ने बताया था कि नया जो विचार है उसको 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख करने का है। तो आपको रुकना चाहिए। नौकरी वगैरह की बात आएगी, कंपनी कहेगी कि हम आपको नौकरी देंगे, तो अपने को लगता है कि नौकरी मिल जाएगी, लेकिन मुआवजा आपको कम मिलेगा। नौकरी आज के दिन चालू हो सकती है। ज़मीन आपकी है, मालिक आप हो ज़मीन के, आपको तय करना है। मेरा काम है आपको नियम, कानून, व्यवस्था के बारे में जानकारी देना। तो ये स्थिति है। वहाँ देखिए क्या हुआ कि अमेरा वाले राजी हो गए। उन्होंने, मैं गया वहाँ, मैंने बात भी की, सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने ज़मीन दे दी और पूरा गांव उजड़ गया, खदान खुद गई। कटकोना वाले राजी नहीं हुए। आज तक गांव वैसे ही का वैसा बसा हुआ है। मैं तो सब जगह गया, सब जगह बोला। परसोड़ी, आज तक वहाँ माइनिंग चालू नहीं हुई क्योंकि गांव वाले एकजुट हो गए। पहले कुछ लोग देना चाह रहे थे, हाँ ना, अंततः एकजुट हो गए। मुड़गांव कि हम नहीं देना चाहते, बुलाया तो मैं गया। आप भी जानते हैं कि परसोड़ी और मुड़गांव में कांग्रेस को 50 वोट नहीं मिलते थे और भाजपा को 500-700 वोट मिलते थे। बावजूद उसके जब उनने बुलाया तो मैं गया और अंततः मुड़गांव में भी काम चालू नहीं हुआ। बाद में पता चला कि मुड़गांव वाले सहमत हो गए और उन्होंने अपनी ज़मीन दे दी, तो उनका मामला है। मैं कभी कहीं भी लोगों के राय के विपरीत खड़ा नहीं रहा। मैं माइनिंग के न पक्ष में न विपक्ष में। मैं पर्यावरण का कार्यकर्ता नहीं हूँ, पर्यावरण संरक्षण का कार्यकर्ता नहीं हूँ। मैं सिर्फ जनप्रतिनिधि हूँ। तो जनप्रतिनिधि के नाते उनको समझाइश देना और अंततः जो उनका निर्णय है, वो तो वोट देते हैं। हम लोग जाते हैं, वोट दीजिए, हम लोग काम करेंगे आपके लिए। दिया तो दिया, नहीं दिया तो उनका मत। हम लोग जाते हैं, समझाते हैं कि ऐसा है, आप उचित समझते हैं तो ऐसा करिए, नहीं तो आपकी मर्जी। तो मेरा उठ गया। मुड़गांव की ज़मीन दे दी, लेकिन वो खदान ही नहीं, पावर प्लांट ही नहीं लगा। इफ़को का जो पावर प्लांट आना था। इसी तरह से साली में मेरे को बुलाया था, परसा में मेरे को बुलाया था, मैंने समझाया, पर उनकी राय थी कि हमको देना है। तो खदान खुल गई। केते पूरा का पूरा गांव उजड़ गया, पूरा का पूरा केते गांव उजड़ गया। मैं घाट बर्रा भी गया था, उनको भी वैसे ही समझाया जो मैं आपको बता रहा हूँ बात। हूबहू वही बात कही कि आप ज़मीन के मालिक होते हैं, मेरा काम आपको जानकारियाँ देना। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती करे तो आप मुझे बता सकते हैं, आप चाहोगे तो मैं आ जाऊँगा, सामने रहूँगा। बाकी आपको हाँ या ना आपको करना है। तो उसी तारतम्य में ये माइन चालू हो गई थी। और जब एक्सटेंशन के लिए मंजूरी मिली, तब तक ये 2 FC आ गई, नए 2 माइंस की। उसमें जब बवाल बन गया तो 94 दिन में मुझे बुलाया तो मैं भी गया। और मैंने उस दिन भी यही कहा था कि अगर गांव वाले एक राय के हैं तो मैं साथ रहूँगा। ये 2 जो नए माइंस खुले थे, वहाँ के गांव वाले आज भी एक राय के हैं। जो पुरानी माइंस थी उसमें राय विभाजित हो गया। जो कई लोगों को जो नौकरी मिली थी, वो पहले मेरे से लखनपुर में मिलने आए कि बाबा वो हमको नौकरी दिलाइए। उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके चलते हमारी नौकरी चली गई, कि मैंने तो और कुछ नहीं कहा था, गांव की बात कही। मैंने पूछा कि भाई अपने साथियों को भेजा कि वह गांव में वाकई में लोगों को नौकरी मिली है कि बाहर वाले जिनकी नौकरी गई ये कौन है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, परसा के भी, ये घाट बर्रा के भी और उस एरिया के भी लोग हैं जिनको नौकरी मिली थी। और अदानी कुछ काम करता है और उनके सब्सिडरी और कंपनियां हैं। तो सब्सिडरी जितनी कंपनियां थी उनने सबको निकाल दिया, उनने काम बंद कर दिया। अदानी ने अभी नहीं निकाला, उनके यहाँ लोग काम कर रहे हैं। तो उस बात को पता करने पे ये मैंने और लोगों से पूछा तो मत विभाजित हो गया है। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि काम हो और कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि वो पेड़ और ये सब के संदर्भ में। तो वैसे मैंने उनको कहा कि ऐसी स्थिति होगी तो फिर मैं वहाँ किसके पक्ष में खड़ा होऊंगा, मैं जन किसको मानूंगा, मैं पक्षकार नहीं हूँ, पक्षधर नहीं हूँ। तो उसलिए मैंने कहा कि मैं इससे पीछे अपने आप को कर रहा हूँ। एक राय जब भी रहेंगे मैं आऊँगा, या कोई जोर ज़बरदस्ती करेगा तो आप मेरे को बुला सकते हैं। ये स्थिति है। इस बीच में मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई, पहले भी बात हुई थी जब मैं 94वें दिन गया था और पुलिस वगैरह वहाँ पहुँच गई थी। वो मेरे ख्याल से उचित नहीं था, आवश्यक भी नहीं था।
कोई ज़रूरत नहीं थी उसकी। तो उन्हें भी सहमति जताई थी, काम रुक गया था, आज तक रुका हुआ है। जो आंदोलन में जुड़े हुए लोग हैं हसदेव अरण्य क्षेत्र के, उनसे भी मेरी चर्चा होती रहती है। उनका भी मुख्य जो बात था वो यही था कि ये जो पुरानी माइंस है ये तो हमारे आंदोलन के पहले चालू हो चुकी थी, तो हमारे उसमें आता नहीं है, इसकी तो मंजूरी मिल चुकी थी। लेकिन नया जो काम चालू हो रहा है, मदनपुर साउथ, नॉर्थ, गिद्धमुड़ी, पतुरिया डी, और अब ये यहाँ पर चालू हो रहा है, तो ये संतुलन को तोड़ देगा। हमारा पुराने माइन के चलने से हमारा उतना वो नहीं है, लेकिन आगे काम नहीं होना चाहिए। तो ये स्थिति बनी है। तो मुख्यमंत्री जी से भी कल बात हुई तो उन्होंने भी कहा कि नहीं महाराज, मैंने तो आपसे कहा भी था, पहले भी कहा था कि चालू नहीं करेंगे, गांव वाले नहीं चाहेंगे। तो मैंने उनको बताया ऐसा है, तो उन्होंने कहा ऐसा है, आप बोल सकते हैं। तो मीडिया के सामने उनने पूछा, जैसे आप पूछ रहे हैं, तो मैं वही बता रहा हूँ कि आज की स्थिति में वो राजस्थान विद्युत कंपनी वाले हैं, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन वाले हैं, इनको माइंस मिली है, इनको काम कराना है, इनकी एजेंसी अदानी कंपनी है, लोगों को नौकरियां मिली हुई हैं। कुछ लोग अभी भी कह रहे हैं कि नहीं खुलना, कुछ लोग कह रहे हैं कि खुलना। तो इस बीच में जिनको काम मिला है और जो काम चाहते हैं और प्रशासन, ये अपना हल निकालें। बाकी कम से कम अभी के लिए जो मुख्यमंत्री जी ने कहा अभी तो काम नहीं चालू हो रहा, तो मैं उनकी बात का आदर करते हुए, वजन मानते हुए ये मैंने फिर कहा कि भाई अभी ये बात है कि यहाँ काम चालू नहीं होगा, वहाँ का आप लोग देखिए पुराने माइन को चालू करने का। हम लोग की टीम गई हुई थी हसदेव, उन आंदोलनकारियों से मिले, उन सारे गांव में घूमे। आंदोलनकारियों का ये कहना है कि अब प्रशासन एफआईआर कर रहा है, हम पे दूसरे ढंग के दबाव डाल रहा है, लेकिन अभी भी हमारे अंदर कोई हम किसी भी सूरत में कोई उग्रता नहीं करेंगे। हमको वो वादा पूरा करना चाहिए इस सरकार को जो वादा भूपेश बघेल जी ने पीसीसी चीफ रहते हुए, राहुल गांधी जी जब आए थे तब, और उनके साथ आपका भी जिक्र होता है कि आप भी थे, तो वो जो वादा किया गया था वो वादा कहाँ है? ये बार बार ठगते क्यों हैं? तो ये आप लोगों पे जो ठगने का आरोप है, इसको क्या कहेंगे? मैं ये नहीं कह सकता, इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि राहुल जी भी जब आए थे उस समय मदनपुर इत्यादि को लेके बात आई थी, और ये बात आई थी कि जब भी विस्थापन हो तो लोगों की सहमति से होना चाहिए। राहुल जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं उद्योगों के खिलाफ हूँ। उनका भी जो कथन था वो ये था कि गांव वालों के हित को पूरी तरह से सुरक्षित करते हुए जो भी होगा हम उनके हितों को पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए ही कदम उठाएंगे। तो कोयला खदान देखने गए थे, तो उनने तो नहीं कहा सारे कोयला खदान हम बंद कर देंगे। राहुल जी ने बल्कि ये कहा था कि हम इंडस्ट्री के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हम लोगों के हित के पक्षधर हैं। जो जिनकी ज़मीन जा रही है, जिनका विस्थापन हो रहा है, उनकी राय होनी चाहिए, उनकी सहमति के बाद तभी तो भट्टा परसौल वाला वो कानून लाए। राहुल जी तो उसके जनक हैं, तो उनने ये कहा कि किसी की ज़मीन ही नहीं जाएगी। भट्टा परसौल में कौन सा कानून बना? ये कानून थोड़ा ना बना कि किसी की ज़मीन नहीं ली जाएगी। ये कानून बना कि अगर वो गवर्नमेंट की कंपनी है तो 70% लोगों की सहमति से काम होगा। ये तो नहीं बना कानून ना कि काम नहीं होगा। 70% लोगों की सहमति। अगर जॉइंट वेंचर है तो 80% लोगों की सहमति। अगर गांव वालों ने सहमति दी तो जाएगा। तो राहुल जी का क्या कहना था? गांव वालों की सहमति होनी चाहिए। कुल जमा ये है कि फ़िलहाल जो 2 नई माइंस हैं उसको लेके आपकी मुख्यमंत्री जी से चर्चा हुई है, और उन्होंने ये कहा है कि वो 2 माइंस पर काम नहीं होगा। जो एक्सटेंशन का पुराना वर्क है उस पर आपत्ति नहीं है, हालांकि ग्रामवासियों को उस पर भी आपत्ति है। लेकिन एक आखिरी सवाल है मेरा इस विषय पर कि यदि सरकार ने रोक दिया है तो वो जो फॉरेस्ट क्लियरेंस दी स्टेट गवर्नमेंट ने, उसको रद्द क्यों नहीं कर देते? वो प्रक्रिया है। देखिए, जब मुख्यमंत्री जी ने कहा तो उसको हल्के से नहीं लेना चाहिए। मैं इस बात का पक्षधर हूँ। हम लोग के बारे में भी कई प्रकार की बातें होती हैं, वो सबको ध्यान में रख के मैं कह रहा हूँ कि नहीं, एक मुख्यमंत्री ने जब ये कहा कि नहीं हम अभी कहाँ उसमें काम हो रहा है, काम चालू नहीं होने जैसी बात कोई लिख के तो नहीं दिया, तो उनकी बात पे भी आप विश्वास नहीं करेंगे। हम लोग भी सब बात करके आपस में बोल रहे हैं कि ये नहीं होगा, तो उसको मानना चाहिए, उसको तो
अगर फिर नहीं ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा, ऐसे ही करोगे तब ऐसा, तो फिर सिंहदेव साहब, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक मसला बार बार उठ जाता है, अदानी का। वही अदानी जिसको लेकर आपसे सीधे संपर्क जोड़े जाते हैं कि आपकी पार्टनरशिप थी। जब मुख्यमंत्री को लेकर भागदौड़ चल रही थी तो आप पे जो एक आरोप सा लगा वो ये भी था कि आपकी पार्टनरशिप है अदानी के साथ। जी, ये पता नहीं आपको कैसे ये जानकारी लगी, लेकिन ये सही है कि पार्टी में उच्चतम स्तर तक इस प्रकार की बातों को पहुंचाने का प्रयास मुख्यमंत्री बनाने की जब पहल हो रही थी उस समय किया गया था। और मुझे कुछ एनजीओ हैं, उन्होंने बाद में आके बताया भी कि कुछ लोगों ने उनको भी अप्रोच किया था कि आप इस प्रकार का कहिए। और बाद में हाल में उन्होंने मुझे ये भी कहा कि हाईकमांड को उन्होंने जाके बताया कि हमको भी कोई गलतफहमी थी, लेकिन आज हम आश्वस्त हैं इस बात के कि हम बहुत गलत सोचा करते थे और वास्तव में किन्हीं के भी संबंध हों अदानी से, टीएस सिंहदेव के नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे टीएस सिंहदेव जो बता रहे थे कि जो पूरा मसला है अदानी से रिलेटेड हो गया, लेकिन जिसमें आप सबकी दिलचस्पी है, उस जिस विषय को सबसे आखिरी मैंने छेड़ा वो मसला मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब कांग्रेस बहुमत में आ गई और मुख्यमंत्री को लेकर पूरे दौर चले, पूरी कसरतें शुरू हुई, राजनीति बड़ी निर्मम होती है और बहुत ही क्रूरता के साथ विरोधी को निपटाया जाता है। तो ये राजनीति में किस्सा है छत्तीसगढ़ की सियासत में कि जबकि ये बात चली कि मुख्यमंत्री कौन हो और टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच ये चीज़ें चली, तो सिंहदेव के खिलाफ जो बात कही गई थी उन कई बातों में से एक बात ये थी कि अडानी के साथ टीएस सिंहदेव के बहुत गहरे रिश्ते हैं और वो पार्टनर हैं। हालांकि ये बात सिर्फ आरोप तक रह गई और बाद में ये विषय शून्य में विलीन हो गया, लेकिन उसी के साथ मुख्यमंत्री के रूप में टीएस सिंहदेव की ताजपोशी भी एक लंबे अरसे के लिए शून्य में चली गई। याज्ञवल्क, द सूत्र, रायपुर। द सूत्र की खबरों को देखने के लिए प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर से डाउनलोड करें हमारा ऐप द सूत्र। आप हमारी खबरें thesutra.com पर भी देख सकते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। साथ ही यूट्यूब पर भी हमें सब्सक्राइब करें। यदि आपकी नहीं हो रही कोई सुनवाई और आपके पास है कोई खबर, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 700000244141 पर भेजिए और बनिए हमारे सूत्र।